Greetings, friends. We are continuing with the topic of SARFAESI Act, and we are in connection. We are discussing two sections together, Section 9 and Section 13. Friends, what is Section 9? Section 9 is measures of asset reconstruction. यानी फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ बातचीत करूं तो इन दैट सिचुएशन अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखें तो सेक्शन 9 मेजर्स ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन, मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूं आपको. असेट रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स विद एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट. यानी मान लो कि मैंने बैंक के पास से, मैं कौन हूं, मैं एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, तो मैंने बैंक के पास से एक असेट खरीदा. एंड व्हेन द असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड्स, जब मैंने उस फाइनेंशियल एसेट को क्या किया, रियलाइज किया. बट फ्रेंड्स, मानो कि इस बीच में अगर मैं उन फाइनेंशियल एसेट को रियलाइज नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं. फर्स्ट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई कैन गो फॉर सेटलमेंट. सेकेंड, आई कैन गो फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ डेट. I can go for converting my debt into shares if the company is sound one. I can do takeover of assets. I can sell the business. I can give business on lease. I can go for takeover of management of business of borrower. And ये हमने section 15 में पढ़ा था. And last हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो enforcement of security interest, जो हम section 13 में कर पाते हैं. And इस enforcement के ऊपर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं. एंड ये सेक्शन 13 हमारा लास्ट लेक्चर से लेके आज के लेक्चर में समाप्त होगा, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल सेक्शन. फ्रेंड्स, आप ऑलमोस्ट और कोई भी वीडियो लेक्चर देखोगे तो इतना डिटेल डिस्कशन ऑलमोस्ट आपको और कोई वीडियो लेक्चर में मिलेगा नहीं. तो दैट इज द मेन एजेंडा टुडे ऑफ आवर्स टू कंप्लीट दिस सेक्शन 13 टुडे. अब फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सेक्शन 13 का ब्रीफ नहीं दे रहा, पहले आज के हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं पूरा सेक्शन एट अ स्क्रैच आपके साथ डिस्कस करूंगा. अब फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर में जहां पे थे उसको फर्दर हम कंटिन्यू करें तो वी वेर ऑन सेक्शन, नाउ वी आर कमिंग ऑन सेक्शन 13 सबसेक्शन 1. एंड हम एक मिनट में खाली आपको याद करवा दूं कि फ्रेंड्स, मेजर्स अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 यानी क्या, तो टेकिंग पोजेशन ऑफ असेट्स एंड सेलिंग दैट. सेकेंड इज takeover of assets, takeover of management, appointment of manager of assets, and last is intimation to debtors. राइट, तो ये चार चीजें थी. और फिलहाल हम possession of assets और उसे कैसे बेच सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1. फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं. व्हाट इट सेज, असिक्योर्ड क्रेडिटर. वापस से फ्रेंड्स मैं आपको याद दिलवा दूं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब फिलहाल थोड़े समय के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है. थोड़े समय के लिए इसका मतलब है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. अ सिक्योर्ड क्रेडिटर मे एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट created in his favor without the intervention of court or tribunal. यानी सेक्शन 13 क्या कहता है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब असेट्स को रिकवर करके उन्हें बेचने का प्रयास कर रही है, यानी एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर रही है, तो जब तक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी SARFAESI एक्ट के सेक्शन 13 के तहत सब कुछ कर रही है, तब तक ना कोई कोर्ट ना कोई ट्रिब्यूनल इसके अंदर दखल अंदाजी कर सकता है. दखल अंदाजी यानी इंटरवेंशन कर सकता है. कोई स्टे ऑर्डर, कोई इंजंक्शन, नथिंग कैन बी ब्रॉट. बट यस, एवरीथिंग शुड बी इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब फ्रेंड्स, हम कुछ बातें करने जा रहे हैं कि हम कैसे एसेट्स का पोजेशन लेते हैं और कैसे उसे बेचते हैं. अब मान लो फ्रेंड्स, एक चीज आपको समझनी है, अगर मैं ARC हूं और मैंने इस एसेट को NPA क्लासिफाई किया है, क्या कल ही मैं सीधा उसके एसेट्स को टेक ओवर करके बेचना शुरू कर सकता हूं? नो. मुझे सबसे पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सबसे पहले बोरोवर को एक नोटिस भेजनी होगी. दैट नोटिस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. उस नोटिस को भेजने के बाद मुझे 60 डेज के टाइम पीरियड के लिए वेट करना होगा. अगर सामने वाला 60 डेज में मुझे पे कर देता तो फिर मैं कुछ करूंगा ही नहीं. पर अगर सामने वाला बोरोवर 60 डेज समाप्त हो जाने के बावजूद मुझे पे नहीं करता
So then I will start the recovery process and I can incur all types of cost which I want to incur to take the possession of asset and to sell it. But एक मिनट, अभी का पॉइंट क्या कहने जा रहा है? पॉइंट नंबर 9, 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और मैं 10 दिन के बाद ये असेट को बेचने वाला हूं. इसके बीच में अगर सामने वाला बोरोवर मुझे पे कर देता है तो क्या? तो पहली चीज, 60 डेज के बाद अगर बोरोवर पे करता है तो उसे खाली डेट अमाउंट नहीं, पर उसके साथ मैंने जो खर्चा इंकर किया है वो भी रिपे करना होगा. और अगर वो रिपे कर देता है तो मैंने जो जो एक्शंस लिए एनफोर्समेंट के, वो सारे एक्शंस को मैं रिवर्स कर दूंगा. फ्रेंड्स, इसे हम एग्जांपल से समझे उसके पहले इसे देखते हैं. इफ द अमाउंट, या फिर एक सेकेंड, जस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका. ये सब फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो यहां से हम शुरुआत करते हैं. कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. वैल्यू ऑफ असेट इज, लेट अस से, which is not relevant right now, debt is of 100 rupees, cost plus expenses मान लो 10 रुपीज. अब फ्रेंड्स, ये है नोटिस का डे, ये है 60 डेज जो यहां से कंप्लीट हुए, एंड ये है डेट ऑफ सेल. अब फ्रेंड्स, अगर बोरोवर मुझे ये समय में पे करता है तो उसे 100 रुपीज पे करने होंगे. एंड अगर बोरोवर 60 डेज समाप्त हो जाता है पर उसके बाद डेट ऑफ सेल के पहले मुझे पे करता है तो उससे 110 रुपीज पे करने होंगे. कैसे हुआ? डेट प्लस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज जो सामने वाला बोरोवर है वो मुझे पे कर देता है, तो फिर मैं कोई नेगेटिव एक्शन लूंगा. This is, friends, the understanding with respect to that. Now let us try to understand with the help of that bare act. If the amount of dues of secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by him is tendered by the secured creditor, is tendered to the secured creditor, यानी अमाउंट ऑफ ड्यूज यानी हमारे एग्जाम्पल के 100 रुपए, ऑल कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंस 10 रुपए. एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन और इन्वाइटिंग quotations or tender from public or private treaty or by way of lease for transfer by way of lease, assignment or sale of secured assets, the secured creditor shall not transfer, the secured assets shall not be transferred by way of lease, assignment or sale by the secured creditor. And in case any step has been taken, यानी अगर कोई स्टेप हमने लिया, स्टेप हैज बीन टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज और असाइनमेंट और सेल ऑफ असेट्स बिफोर टेंडरिंग ऑफ सच अंडर दिस सबसेक्शन, नो फर्दर स्टेप shall be taken by the secured creditor for transfer. यानी पहली चीज, असेट को बेचना नहीं है
और अगर कोई स्टेप्स लिए हैं तो वो स्टेप्स को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है। दिस इज द पॉइंट टू बी टेकन एंड रिमेंबर्ड बाय यू व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। नाउ टेकिंग फ्रेंड्स अनदर वेरी क्रूशियल पॉइंट, पहले एग्जांपल से समझते हैं। Let us say, friends, one another example. Value of asset is 150 rupees. Now, कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, बैंक जो होती है, वो कई बार अपने पैसे रिकवर करने के लिए ज्यादा वैल्यू के असेट भी बोरोवर के सस्ते दाम में बेच सकती है। इसलिए कई बार अगर बोरोवर चाहे तो एक रिजर्व प्राइस कह सकता है। तो मान लो हमारे एग्जाम्पल में बोरोवर ने एक रिजर्व प्राइस दी है, that is 130 rupees. Now हुआ क्या, बिड 1 जब पहली बार हमने ऑक्शन किया तो इट विल स्टार्ट, व्हाट इज रिजर्व प्राइस, the auction starts at this price. यही प्राइस पे ऑक्शन शुरू होने वाला है। तो मान लो आज जब ऑक्शन था तो इस प्राइस पे कोई बिड नहीं आया, सो बिड 2, उसमें भी 130 पे और कोई बिड नहीं आई, तो मैंने हु इज आई ARC bid at the rate rupees 130। फिर क्या हुआ, नो सब्सिक्वेंट बिड, यानी मैंने बिड लगाई 110 की, उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट बिड आई नहीं। या फ्रेंड्स एक और चीज हमें खाली ध्यान रखनी है, वो ये है, ये दो चीज का भी हमें ध्यान रखना। तो कोई सब्सिक्वेंट बीट नहीं आई, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि ये असेट किसके हो गए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। तो फिर अब होगा क्या, अमाउंट पेएबल बाय ARC टू बोरोवर इज 130 रुपीज, इसमें से लेस ₹110। पेएबल बाय ARC टू बोरो, एंड ये असेट किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा, यानी कि ARC का हो जाएगा। फिर ARC क्या करेगी, ARC अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ARC को आने वाले 7 साल के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक जितना हो पाए उतना फास्ट इन असेट्स को क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए। सो फ्रेंड्स दिस इज अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग कि ARC खुद बिड कर सकती है, और ARC बिड करने के बाद अगर ARC ने एसेट खरीद लिए तो जो पेमेंट करना है उसके सामने एडजस्टमेंट हो जाएगा, एंड देन द थिंग्स विल। Let us friends understand this with the help of Baer Act. Tenth point, where the sale of an immovable property for which a reserve price has been specified, यानी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब रिजर्व प्राइस स्पेसिफाई ना किया गया हो।
तो यहां रिजर्व प्राइस स्पेसिफाई किया हो गया, तभी ये इश्यू आएगा। हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर द वांट ऑफ एन बिड नॉट लेस देन मिनिमम रिजर्व प्राइस। यानी पहली बार जब हमने बिड किया, ऑक्शन किया, तो रिजर्व प्राइस जितनी बिड आई नहीं, इसलिए हमने बिड को क्या किया, ऑक्शन को क्या किया, पोस्टपोन किया। उस पोस्टपोन्ड ऑक्शन में इट इज पॉसिबल कि उस पोस्टपोन्ड ऑक्शन में इट शैल बी लॉफुल, फ्रेंड्स, इट शैल बी लॉफुल फॉर it shall be lawful for any officer of secured creditor to bid for the immovable property on behalf of secured creditor at any subsequent sale। इसका मतलब क्या कि हम एक बार बिड कर लिया, उसके बाद दूसरी बार जब ऑक्शन आता है तब कोई बिड नहीं आती है, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इट विल बी लीगल कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर सकती है, बिड कर सकती है एट अ सब्सिक्वेंट सेल। अब हुआ क्या, हमने बिड किया और कोई बिड नहीं आई तो हमें एसेट खरीदना पड़ेगा। Where the secured creditor is declared as the purchaser of the immovable property at any subsequent sale, the amount of purchase price, what is that purchase price, friends? If you remember, then it was 130 rupees, shall be adjusted towards the amount of claim। amount of claim यानी debt plus expense, 100 plus 10, right? And the last is फिर assets का क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया ना 7 साल वाला प्रोविजन। The provision of section 9 of Banking Regulation Act shall so far as may be applied to such immovable property acquired by the secured creditor। हमें याद क्या रखना है खाली, the provisions of the Banking Regulation Act 1949 shall apply to such immovable property acquired by the secured, उतना हमें खाली याद रखना। So this is, friends, one another important provision which is to be taken care by you when you are understanding this particular section। Now friends, the next point comes is we are trying to understand it with the help of कि हमने जो असेट बेच के जो पैसे रिकवर किए उसको कैसे एडजस्ट करें। कई बार कम पैसे मिल सकते हैं, कई बार ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो हाउ द थिंग्स टू बी डन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस 10 rupees। नाउ वैल्यू रियलाइज्ड from sale of assets। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि हमें पॉजिटिवली 150 रुपये मिले, फिर 110 रुपये मिले, फिर 100 रुपये मिले और फिर 100 से कम रुपये मिले। तो इन हर एक सिचुएशन में व्हाट विल बी द सिनेरियो, वो हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। या आप कह सकते हो फ्रेंड्स दिस इज सेल्स प्रोसीड। अब इसमें से सबसे पहले हमें क्या माइनस करना होगा, जो हमें असेट को बेचने के लिए जो हमें कॉस्ट इंकर करना पड़ा था उसको
हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले माइनस करेंगे. सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट सिचुएशन 150 वाला, तो उसमें से हम 10 रुपए माइनस करेंगे, तो उसके बाद बचे 140 लेस डेट 100 रुपए. राइट, तो हमारे पास सरप्लस बचा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टू बोरोवर. हम ये सारे पैसे किसको लौटा देंगे, बोरोवर को लौटा देंगे. दूसरा सिचुएशन लेते फ्रेंड्स, 110 रुपए मिले हो, तो सबसे पहले कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर बचे 100, डेट माइनस करेंगे, तो वी आर एट नील पोजीशन. या फिर एग्जैक्टली 100 रुपए मिले हो, तो भी हम सबसे पहले 10 रुपए माइनस करेंगे, बचे 90, हमें लेने 100. राइट, तो फिर 10 रुपए का क्या आया, देन वी आर फेसिंग अ डेफिसिट. यहां पे 10 रुपए का हम क्या फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पे हम 10 रुपए का डेफिसिट फेस कर रहे हैं. तो क्या करें, या 60 रुपीज, तो सबसे पहले माइनस करेंगे 10 रुपए, तो बचे 50, हमारा वैल्यू डेट का है 100, तो नेगेटिव 50. तो लॉ कहता है ये दो सिचुएशन है फ्रेंड्स. ERC to recover to debt recovery tribunal in pursuance of the Debt Recovery Act 1993. उसके मुताबिक हमें यानी एआरसी को ये 10 रुपए या 50 रुपए एज द केस में भी रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी एक्ट के ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा एज पर रिकवरी ऑफ डेट ड्यूज टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, जिसका उल्लेख मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में किया था. सो फ्रेंड्स, दिस इज वन क्रूशियल थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. मैंने एक दो पॉइंट साथ में लिए, तो इसको भी आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं. चलो अब एक काम करते हैं, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट बेयर एक्ट प्रोविजन. Recovery of cost by the secured creditor from the borrower. The secured creditor shall be entitled to determine the cost which has been properly incurred by him. तो हमारे एग्जाम्पल में कॉस्ट कितना आता था, 10 रुपए. Such cost shall be recoverable by secured creditor from the borrower. यानी ये मैं मेरे खुद का पर्सनल कॉस्ट नहीं है, ये मुझे रिकवर किसके पास से करना होगा, बोरोवर के पास से. Any money received by the secured creditor shall be first applied firstly in payment of cost. अपनी अंडरलाइन पे ध्यान देना, shall be applied firstly in payment of cost and secondly in discharge of dues, and if any amount remains after such payment shall be paid to the borrower. यानी हमारा फर्स्ट एग्जांपल जहां पे आपको पता हो, तो हमने एक्सेस पैसे जो बचे थे, हमें 150 रुपए रियलाइज हुए थे, तो एक्सेस पैसे जो 40 बचे थे वो हमने बोरोवर को वापस लौटा दिए थे. बट फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट इफ ऑल मनी इज नॉट रिसीव्ड? तो 15 पॉइंट, वेयर द ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड. ये आएगा कब, ड्यूज are not fully satisfied with the sales proceed. The secured creditor may file an application to debt recovery tribunal for recovery of the balance amount from the borrower. यानी हमने जैसे देखा था कि हमें 10 रुपए या 50 रुपए जो कम पड़ रहे थे उसको रिकवर करने के लिए हम हमेशा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT को अप्रोच कर सकते हैं. एंड लास्ट फ्रेंड्स, DRT को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. इन लास्ट फ्रेंड्स, एक्चुअली असेट बोरोवर के नाम का है, बेच कौन रहा है,
मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और खरीद कौन रहा है, मान लो आप। तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, बोरोवर का असेट मेरे नाम पे हो फिर मैं आपको बेच सकता हूं, बिकॉज हम सेल ऑफ गुड्स में पढ़ते थे डेमो डेट कोड नॉट अबेट सेल बाय नॉन ओनर। तो जब तक ये एसेट मेरा ना हो तो मैं आपको एक, मेरे पास टाइटल नहीं है, मेरे पास टाइटल नहीं है तो मैं आपको टाइटल दे नहीं सकता, तो यू आर नॉट अ बायर इन गुड फेथ। पर लॉ ये कहता है, बिकॉज अगर मैं बोरोवर का असेट मेरे नाम पे करवा के फिर बेचूंगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो लॉ कहता है बेच रहा हूं मैं, असेट है बोरोवर का, पर मान लिया जाएगा कि मैंने नहीं, बोरोवर ने आपको ये सारे असेट बेचे एंड वो आपको सारे सही टाइटल को दे रहा है। सो द 14 पॉइंट सेज एनी ट्रांसफर बाय of secured assets by ARC shall vest legally give transfer you all rights in the secured assets. So मान लो कि एसेट मैंने नहीं, एज इफ बोरोवर ने आपको बेचा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेक्शन 13। हमने डिटेल में लाइन टू लाइन देखा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है। आई एम श्योर इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी गो फॉर द समरी ऑफ द सेम। एक क्वेश्चन है सीए फाइनल नवंबर 2011 में पूछा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिलेटेड टू एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफाइशी एक्ट 2002, measures that may be taken by secured creditor if borrower makes a default in repayment of term। यानी फ्रेंड्स यहां पे आपको मेनली सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के बारे में लिखना होगा। और आप जानते हो फ्रेंड्स, उसी चीज के बारे में उन्होंने लिखा है। इफ यू रिमेंबर, सबसे पहला था पोजेशन ऑफ असेट, दूसरा था टेक ओवर, तीसरा मैनेजर, चौथा डेटर को क्या करना, इंटीमेट करना। फिर और एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, Sharp Health Click Limited has availed the credit facilities from United Bank Limited. The company made repayment of loan to some extent, but not entirely, and accordingly the bank took recourse under the provisions of 13(2). Consequently, the possession of mortgage property was taken over and it was duly advertised. The company also filed an application under section 17(1) of SARFAESI before DRT, which was dismissed by the impugned order. Being aggrieved, the company approached court. Will they succeed in the approach? Now, if you remember, friends, हमने एक चीज को देखा था कि अगर सब कुछ सही हो रहा है और अगर बोरोवर अग्रीव्ड है तो वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता। सो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट ये वाला रहेगा, ये वाला, इन द गिवन केस द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन ओवर बाय बैंक बट द प्रॉपर्टी हैज नॉट येट बीन सोल्ड, thus Sharp Health Clinic Limited petition to the court is liable to be dismissed because अभी तक उसे बेचा नहीं है। However, borrower may make an application to DRT after the secured assets is transferred if it is aggrieved by such transfer. Very good. और ये DRT को कैसे अपील कर सकते हैं वो हम इसके बाद देखते हैं। एक और क्वेश्चन, Messrs AVP Limited, so this AVP Limited is borrower defaulting in payment of a term loan taken by nationalized bank, taken from a nationalized bank, so this is secured creditor against the security interest created as a first charge on his land and building. The bank classified the debt of from borrower as NPA. The bank issued the notice pursuant to section 13 subsection 2 of SARFAESI Act to the company to discharge its liabilities in full, written a period of 60 days from the date of notice. The company objected for full settlement and the time limit for settlement. The bank did not respond to the objection of the company in the light whether the objection of the company is valid. अब देखो यहाँ पे आंसर पे जाते सीधा। The borrower has defaulted in repayment of debt. As a consequence, the account is classified as NPA and also bank has served the notice. Plus company यानी borrower is entitled to make a representation. If bank comes to conclusion that representation is objectable, not tenable,
then bank should communicate. The bank is entitled to enforce the security interest without any intervention. So बैंक ने अगर पहले से communicate कर दिया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो without कोई intervention क्या कर सकते हैं, they can enforce the property. So friends, यहाँ पे हम section 13 की और समाप्ति की ओर जा रहे हैं. एक end last fast track revision हम section 13 का कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही useful रहेगा. So मैं कह सकता हूँ ध्यान क्या रखना है, कौन से मेजर्स ले सकते हैं अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 4, टेकिंग possession of assets into sale or lease, right? ये हमने देखा था. सेकेंड इज टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर. इसके रेफरेंस में हम सेक्शन 15 को भी लिख सकते हैं. द थर्ड इज अपॉइंटिंग अ पर्सन एज मैनेजर और रिसीवर, एंड द चौथा इज इंटीमेशन टू डेटर ऑफ बोरो. यानी हमारे बोरोवर जिसके पास से हमें पैसे लेने, उसको जिसके पास से पैसे लेने उसको हम इंटीमेट करेंगे कि तू हमें पे कर. जिसे अब तक मैं शॉर्ट में पूरा आंसर में मैंने PTMD के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस किया था. Which are the other points, friends? First, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने ऑथोराइज ऑफिसर्स के थ्रू ये सारे पावर्स एक्सरसाइज करेगी. अगर डेट के लिए गारंटी हो तो गारंटर्स के पास सबसे पहले जाना चाहिए. अगर जॉइंट फिनेंसिंग हो तो मिनिमम 60% क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो प्रायोरिटी सेट की गई वो अप्लाई हो जाए. नोटिस देनी होती है, यानी नोटिस, और इसमें एक इंपॉर्टेंट था वो 60 डेज वाला. यानी कि एक बार असेट एनपीए क्लासिफाई हो जाए तो हम नोटिस सर्व करेंगे, उसमें खास और सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस 60 डेज की मोहलत देंगे, और अगर 60 डेज में पेमेंट नहीं किया जाता है तो ही हम फर्दर ये मेजर्स लेंगे. और नोटिस के अंदर जिन असेट्स को हम एनफोर्स कर सकते हैं उनकी डिटेल्स भी देनी होगी. और जैसे ये नोटिस जाती है उसके बाद बिना मेरी परमिशन के बोरोवर इसे बेच सकता नहीं है. नो इंटरवेंशन, दखलंदाजी ऑफ कोर्ट. कोर्ट की कोई दखलंदाजी हो सकती नहीं है. नो सेल इफ बोरोवर पेज डेट, यानी सेल के पहले अगर बोरोवर डेट पे कर देता है प्लस एक्सपेंसेस पे कर देता है तो फर्दर मैं कोई सेल वेल करूंगा नहीं. लॉफुल टू बिड फॉर एआरसी, यानी कोई रिजर्व प्राइस रखी हो, रिजर्व प्राइस पे बिड नहीं हो, ऑक्शन पोस्टपोन हुआ, उस पोस्टपोन्ड ऑक्शन में भी कोई ऑक्शन बिड नहीं आती, तो अगर मैं बिड करता हूं, मैं एआरसी मैं बिड करता हूं तो इट इज लॉफुल. प्लस कॉस्ट एडजस्टेड टू
यानी असेट को बेचने के लिए जितना भी खर्चा किया जाता है, दैट ऑल कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सेल प्रोसीड रिसीव्ड ऑफ द असेट. माना कि सेल एआरसी ने किया है, पर इसकी इफेक्ट कैसी आएगी? एज इफ द सेल हैज बीन डन बाय द बोरोवर. एंड द लास्ट, ये सब करने के बाद भी अगर पैसे अनरिकवर्ड रहते, we can resort to debt recovery. This is how, friends, whole section 13 is summarized in few points. Very crucial. Remember this and then we move ahead. So आपको आगे जाने से पहले एक काम यहाँ पे करना चाहिए कि pause this video and kindly read. What you do is, section 9, 10, 13 and 15. 9 is measures of asset reconstruction, 10 is asset reconstruction, कंपनी कौन से functions कर सकती है, 13 is enforcement of security interest and 15 is the takeover of management of business of borrower. इतना फ्रेंड्स आपको अभी पॉज करके रीड कर लेना चाहिए, फिर हम आगे पर्टिकुलर सेक्शंस को देखते हैं. आई होप फ्रेंड्स आपने ये चारों चार सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 15 को रिवाइज कर लिया होगा. अब फ्रेंड्स हम इस एक्ट के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अगर कुछ भी गलत चलत होता है इस एक्ट के अंदर, तो जो अपील करने की प्रोसेस होती है उसको अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं फ्रेंड्स. इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये चार चीजें कर लीजिए. ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है. आज हम सेक्शन 18 तक देखेंगे, राइट, एंड सॉरी 17A तक देखेंगे, और कल लास्ट लेक्चर में हम अपील टू डीआर 80 देखेंगे, साथ में अपील टू हाईकोर्ट देखेंगे, एक बहुत क्रूशियल और बहुत कम जगह चर्चित टॉपिक लॉज ऑफ केवीर देखेंगे, एंड पूरे एक्ट की एक समरी हम लास्ट यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे. तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते आज के लेक्चर के लिए. एंड आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले मेनली further appeal procedure को. Now how this appeal procedure goes? Borrower belongs to अदर देन JNK या JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर. आने वाले भविष्य में ये सिचुएशन चेंज हो सकती है. फॉर टाइम बिंग इट इज लाइक सो. तो सबसे फर्स्ट अपील जाती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को. उसके बाद फर्दर अपील करनी हो तो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल को, एंड उसके बाद अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बारे में एक्ट में उतना कुछ कहा नहीं है. एंड अगर बोरोवर जम्मू एंड कश्मीर में बिलोंग करता है तो सबसे पहले अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को. उसके बाद अपील जाएगी उसके बाद अपील कहाँ आ सकती है? सुप्रीम कोर्ट. तो खास करके अगर हम सेक्शंस का ध्यान लें तो अंडर सेक्शन 17, अंडर सेक्शन 18, अंडर सेक्शन 17A,
अंडर सेक्शन 18। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड्स? ये टुडेज मेन टॉपिक इज टू डिस्कस दिस टू, दैट इज अगर डीआरटी के पास जाते हैं सेक्शन 17 के मुताबिक तो क्या होगा, एंड अगर द बोरोवर इज बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर तो फिर सब कुछ सेम, राइट? पर हम जाएंगे किसके पास? रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। तो आइए फ्रेंड्स सेक्शन 17 को हम देखते हैं। पहले यहां शॉर्ट में देखते हैं। कौन कौन अपील कर सकता है? तो फर्स्ट, borrower aggrieved by rejection of representation under section 13 subsection 2 नोटिस। यानी याद करो कि बोरोवर जो है उसको नोटिस भेजी थी मैंने, उसने सामने रिप्रेजेंट किया था, मैंने 15 दिन में उसके रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट करता हुआ उसे नोटिस भेजा था, उससे वो अग्रीड है, तो क्या वो मेरे खिलाफ अपील कर सकता है? तो सेक्शन 13 में भी ना बोला था एंड सेक्शन 17 भी इस चीज के लिए ना कहता है। दोनों में से कोई भी सेक्शन में वो एलिजिबल नहीं होता। सेकेंड पर्सन बोरोवर अग्रीड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड बाय एआरसी एक्शंस अंडर सेक्शन 13। यानी borrower is aggrieved by the actions taken by ARC under section 13। तो can borrower prefer an appeal? देखते हैं। Any other person aggrieved by actions, ARC's actions under section 13 subsection 4, तो दे कैन गो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फाइनेंसिंग हो, तो मुझे कोई भी एक्शन लेनी थी तो मुझे बाकी क्रेडिटर्स को पूछना था, 60% क्रेडिटर्स अप्रूव करे फिर मुझे एक्शन लेनी थी। तो मान लो मैंने उस 60% क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स को नहीं पूछा या 60% अप्रूवल नहीं है फिर भी आगे बढ़ा, तो जो अदर क्रेडिटर्स है दे आर अग्री, तो दिस पीपल कैन प्रिफर एन अपील। तो शॉर्ट में क्या है? नॉट एलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल। तो चलो इसको डायग्राम से देखते हैं। सेकेंड एलिजिबल, थर्ड एलिजिबल। फॉर्म, document, fees, and DRT can keep different fees for different types of appellants, plus time limit, and time limit is 45 days। अगर 45 days में हम अपील नहीं कर पाते तो they can give an extension to us। फिर DRT क्या करेगा? वैलिडेट एंड कंडक्ट हियरिंग इन टाइम। ये इन टाइम क्या होता है वो हम देखते हैं। उसके बाद
DRT order in favor of ARC. तो ARC to continue actions under section 13 subsection 4, but if the order is in favor of borrower. And remember, aggrieved person can prefer an appeal to DRAT अंडर सेक्शन 18. जो भी पर्सन अग्रीड है वो हमेशा DRAT के पास जा सकता है अंडर सेक्शन 18. ये चीज का खास आपको ध्यान रखना होगा. अब खाली एक मिनट, ये जो टाइम लिमिट की बात है ना, उसके ऊपर मुझे थोड़ी चर्चा करनी है, तो लेट अस डू दैट. ये फ्रेंड्स पूरा डायग्राम है, आप जिसे नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग. अब फ्रेंड्स जो टाइम लिमिट की बात है वो कुछ ऐसी है. DRT shall make an endeavor to dispose of an application as expeditiously as possible within 60 days of application. मैं एग्जैक्टली फ्रेंड्स डायरेक्ट लिख के आपको समझा रहा हूं. नाउ एंडेवर का मतलब क्या होता है? एफर्ट. प्रयास करने चाहिए कि जिस दिन एप्लीकेशन DRT के पास आए उसके 60 डेज में डिस्पोज ऑफ एन एप्लीकेशन का मतलब पास एन ऑर्डर. एक्सपेडिशियसली એટલે स्पीड प्लस कॉशन, यानी आपको जितना हो पाए उतना फास्ट करना है, पर सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी. अब if delay records reason in writing and DRT to pass an order within 4 months from थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है बहुत सिंपल सी चीज. क्या कहते हैं वो लोग? अगर ये 60 डेज में पास कर दो तो फाइन, पर अगर 60 डेज में पास नहीं कर पाए तो यहां से लेके 4 महीने, यानी इनफैक्ट मोर 60 डेज, बिकॉज 4 मंथ्स इज लाइक 120 डेज ऑन एन एवरेज. तो 60 डेज के बाद के फर्दर 60 डेज, उसके अंदर रीजंस प्लस, तो 4 महीने में रीजंस के साथ ऑर्डर पास कर सकते हैं. बट if more delay then appellant to apply to DRAT, यानी 4 महीने हो जाए और अभी तक अगर DRT जवाब नहीं देता है तो फिर एप्पेलेंट जो है, जो एप्लीकेंट है, वो DRAT को कह सकता है कि हे DRAT, टेल टू योर DRT to pass an order in time, and DRAT, that recovery appellate tribunal will tell to DRT, that recovery tribunal,
टू गिव द जजमेंट इन टाइम। तो फ्रेंड्स इसी पूरी चीज को आइए एक इजी अंदाज में हमने देखा, अब उसको बैर एक्ट में से पढ़ते हैं। सेक्शन 17 अगर आप मुझे कैटेगरी करने के लिए कहोगे तो मैं इसे कैटेगराइज करूंगा एज ए कैटेगरी। सेक्शन 17 है एकदम इसके जैसा ही है, सर फर्क क्या है जम्मू एंड कश्मीर में। एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर अग्रीड बाय एनी मेजर्स रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। व्हाट इज दिस 13? फॉर possession, take over of management, manager અને intimation to debtor of borrower by the secured creditor may make an application to debt recovery tribunal within 45 days from the date on which the measures has been taken. So borrower भी अपील कर सकता है, any other person भी कर सकता है, बट एक चीज का याद रखना था, borrower कब नहीं कर सकता? अगर वो रिप्रेजेंटेशन के सामने अग्रीड हो तो। ये वाला the communication of reason by the borrower to the borrower by the secured creditor for not having accepted his representation or objection or likely action shall not entitle the borrower to make an application to DRT। ये बात सेक्शन 13 में भी कही थी। यानी सिंप्लीफाई वापस से करूं तो मैंने बोरोवर के ऊपर नोटिस भेजी है, बोरोवर ने सामने रिप्रेजेंट किया, मैंने उसके रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट करते हुए 15 दिन में इंटीमेशन भेजा, वो खफा गुस्सा अग्रीड हो गया, क्या वो मेरे खिलाफ अपील कर सकता है? नहीं कर सकता। एंड अपील कहां करेंगे? An application for this purpose shall be filed before the DRT within the local limits of jurisdiction। कहाँ पे? The cause of action wholly or partly arises, यानी जहाँ पे ये financial asset है वो, और where the secured assets is located, यानी जहाँ पे assets located हो, या फिर the branch or the office of the bank or financial institution is maintaining an account where the debt claim is outstanding for time being। यानी in short अगर आप देखो तो कोई भी DRT के अंदर हम अपील कर सकते हैं। The debt recovery tribunal shall consider whether the measures referred to under section 13(4) taken by secured creditor for enforcement of secured assets interest is in accordance with provision of act। यानी जैसे हम ये अपील करेंगे, डीआरटी का काम क्या होगा? चेक करना कि मैंने यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, एआरसी ने या बैंक ने जो भी मेजर्स लिए 13(4) में वो क्या सही तरीके से लिए है कि नहीं लिए। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो एक तो टाइम लिमिट वाला पॉइंट है कि वो बाद में देखते हैं, या तो मैंने गलत किया है तो मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर आएगा। इफ डीआरटी आफ्टर एग्जामिनिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टी कम्स टू द कंक्लूजन दैट, नाउ इंपॉर्टेंट, measures taken by secured creditor are not in accordance with the provisions of this act। And rules made thereunder require restoration of management and by order declare the recourse as invalid, restore the possession of secured assets or management, and pass such other direction as it may consider appropriate and necessary। यानी अगर ये गलत एक्शन के लिए कारण अगर बोरोवर को कोई नुकसान गया है तो डीआरटी में पास एन ऑर्डर कि मुझे यानी एआरसी को उस कॉस्ट को रिकवर करना पड़ेगा। एंड फर्दर मोर फ्रेंड्स, इसके ऊपर आगे जाए उसके पहले अगर सब कुछ सही हो तो आई कैन ऑलवेज कंटिन्यू। Plus, if we talk with respect to the time limit, so an application made to DRT shall be disposed of by it within 60 days. But the DRT may extend the said period of 60 days so, however, that the total period of pendency of application shall not exceed 4 months। यानी एप्लीकेशन से 4 महीने नहीं होनी चाहिए। एंड द रीजंस फॉर सच एक्सटेंशन शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एंड अगर 4 महीने तक की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती है तो इफ द एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज्ड by the DRT within 4 months, any party may make an application to appellate tribunal for directing debt recovery tribunal for expeditious disposal of the application, and the appellate tribunal may make an order for expeditious disposal of the pending application by the debt recovery tribunal।
एंड ये जो पूरी अपील है उसको किस तरीके से वो लोग हैंडल करेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एक एक्ट है उसके मुताबिक the DRT shall dispose of the application in accordance with the provisions of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act 1993 and rules made thereunder. इसका मतलब, और इसको हमने पहले रेफरेंस दिया था ये एक्ट को फर्स्ट लेक्चर में, डेट रिकवरी एक्ट 1990. एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन 17A जो यहां तक है, वैसे फिर नया सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 18 जो क्या कहता है, इन केस द बोरोवर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 शैल बी मेड टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द बोरोवर विच शैल पास एन ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन. तो फिर बोरोवर के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है वहां पे हमें क्या करना होगा, अपील करनी होगी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू DRT. बाकी सब कुछ रिमेन सेम, खाली वापस से रिपीटेशन हो रहा है. The communication of reason to the borrower by the secured creditor for not having accepted his representation or objection or the likely action of the secured creditor shall not entitle the borrower to make an application to the court of district judge. Friends, what is this bar court of district judge? Simple. District court. So friends, this is something for today. सेक्शन हमने देखा. अब लास्टली कुछ सेक्शंस बचे, वो क्या है, देन यू कैन से फ्रेंड्स अब एक दो सेक्शन बचे मेनली जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिवाइज करेंगे. तो खास करके हमने आज के लेक्चर के अंदर सेक्शन 13 को कंप्लीट किया. which is with respect to enforcement of हमने सेक्शन 17 देखा, एंड हमने सेक्शन 17 ही देखा. ये 3 सेक्शन हमने देखे. सो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या रीड करना है, सेक्शन 13, 17, 17A साथ साथ ऑल्सो रीड सेक्शन 9, 10 एंड 15. इतना आपको रीड करके नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर जिसमें हम सेक्शन 18, 18D, सेक्शन 19 एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ केवीए देखेंगे. एंड लास्ट लेक्चर में हम पूरे एक्ट का रिवीजन करेंगे. सो अगर आप उसका बेस्ट बेनिफिट लेना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आगे जितने भी सेशंस हुए उसका रिवीजन कर लेना, उसको पढ़ लेना एंड फिर लास्ट लेक्चर अटेंड करना. You will enjoy the last lecture, right? Because it will give a recap of whole of the act. So this is something for this lecture. Thank you, friends. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.